प्रोफेसर सुबोध मेहता, आपने सुना होगा बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी ने क्या कहा। आरजेडी के प्रवक्ता को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या आरजेडी मानती है कि मनोज झा से गलती हुई और उनको वो नहीं कहना चाहिए था? गौरव जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय सांसद मनोज झा जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। जब ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, इसके ऊपर लगातार चर्चा चल रही है, तो मुझे हैरानी इस बात की है कि महिला रिजर्वेशन बिल के ऊपर वो अपना वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने वो बात कही कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको प्रेमचंद्र जी ने 1924 में अपने कहानी के तहत अंकित किया, ठाकुर का कुआं, उसको फिर 1931 में भी सदगति जो कहानी है उस पर उन्होंने कहा, और 1981 में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी इसको पोएम के माध्यम से कहा। ठीक उसी बात को जो क्लास है, जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स है, ये सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स जो है गवर्निंग और नॉन गवर्निंग समाज में जो लोग हैं, ये उनके ऊपर कहा गया था। और वही बात मनोज जी दोहरा रहे थे कि महिला आरक्षण में बहुत सारे तबके ऐसे हैं जिनको भागीदारी नहीं मिली है, तो भागीदारीहीन समाज को भागीदारी दिलवाने के लिए ही माननीय सांसद प्रोफेसर सुबोध मेहता, मनोज झा सोशल वर्क पढ़ाते हैं, सोशल वर्क जो समाज के विकास को पढ़ते हैं जी, उनसे ये गलती नहीं हो सकती है। और 21 तारीख का वीडियो आपकी पार्टी 26 तारीख को ट्विटर पर डालती है, पोस्ट करती है सोशल मीडिया वेबसाइट पर, और फिर कहती है जानदार, शानदार, मजा आ गया। और फिर आपके प्रवक्ता, आपकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बयान दे रहे हैं इस पर। आपकी पार्टी के विधायक इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं तो ललन सिंह ने आज कही कि तो कविता है भाई, इस पर आप इसको ज्यादा वो मत दीजिए। आप लोगों ने तो कभी ये बात कही नहीं। आज आप देख रहे हैं कि आज आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो आप इसको कविता कहकर हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मामला कविता से बहुत आगे जा चुका है प्रोफेसर मेहता। देखिए गौरव जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो ठाकुर शब्द है, ये ठाकुर शब्द देखिए, जमींदारी प्रथा जब लागू हुई 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर जो खुद भी ब्राह्मण है, रविंद्रनाथ ठाकुर को ठाकुर कहा जाता है, उनके पिताजी को ठाकुर कहा जाता है। तो ठाकुर जमींदारी प्रथा एक क्लास के लिए बोला गया था, ना कि कोई जाति से। वही मैं कह रहा हूं कि समझने की दो तरीके होते हैं, टेक्सुअल तरीका अलग है, कॉन्टेक्सुअल तरीका अलग है। कॉन्टेक्स्ट में आप आरजेडी के विधायक चेतन आनंद को क्यों नहीं समझा पा रहे? वो ट्वीट कर रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, जेडीयू के ही एमएलसी हैं, उनको आप क्यों नहीं समझा पा रहे? आपके साथ गठबंधन में है ना, आप हमको बता रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं समझा पा रहे? देखिए, आपके माध्यम से भी ये बातें जा रही है। मैं कह रहा हूं कि समझाने का दो तरीका है, टेक्सुअल तरीका है और कॉन्टेक्सुअल तरीका है। किस कंटेक्स्ट में बात कही है माननीय सांसद ने, उस बात को समझने की आवश्यकता है। पैरेटो हो, मोस्का हो, बहुत सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सर्कुलेशन ऑफ एलिट की बात कही है। रॉबर्ट मिशेल जो हैं ओलिगार्की की बात कही है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात कही है। तो देखिए, समाज में ऐसे हैं जो कि भागीदारीहीन समाज है, उसको भागीदारी में लाने के लिए बात माननीय सांसद ने कही। आरक्षण बिल के ऊपर जो है महिलाओं की भी अपनी जाति होती है, और एक ऐसा वर्ग है जो कि एलिट्स वर्ग है, पहले भी था और आज भी है। इन्हीं महिलाओं को फायदा होगा। आप कह रहे हैं ये बात अच्छी होती है अगर ये बात आपकी पार्टी ने पहले कह दी होती। आप लोग इस पोएट्री से बचना चाहते हैं ना, पॉलिटिक्स इस पोएट्री से बचना चाहती है, यही बात है ना? ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, प्रोफेसर मेहता आप मेरे साथ रहिए। पॉलिटिक्स कितनी बड़ी हो चुकी है इस पूरे मामले पर, और पॉलिटिक्स असल में है क्या, मैं ये बताऊंगा। और फिर मेरे साथ जो चुनाव विश्लेषक हैं प्रोफेसर संजय कुमार, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस विवाद के पीछे सवर्ण वोटों का वो गणित है जो सरकार गिराने और बनाने का मादा रखता है। आपको बिहार का उदाहरण दिखाते हैं। आपके सामने देखिए, बिहार में राजपूतों की आबादी सिर्फ 5.2% मानी जाती है, लेकिन 40 में से 7 इसी जाति के सांसद हैं। इनमें भी 5 बीजेपी के हैं और 2 जेडीयू के सांसद हैं। बड़ी बात यह है कि 2019 में जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था।
देखा, बिहार की 243 विधानसभा सदस्यों में 28 राजपूत जाति से आते हैं। इनमें बीजेपी के सबसे ज्यादा 17, जेडीयू के 2, आरजेडी के 7 और अन्य दलों के 2 विधायक हैं। वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो बिहार में करीब 5.7% ब्राह्मण बताए जाते हैं। बिहार में ब्राह्मण जाति से आने वाले 2 लोकसभा सदस्य भी हैं और दोनों ही बीजेपी से हैं। बिहार में ब्राह्मण विधायकों की बात करें तो इनकी संख्या 12 है और इनमें भी सबसे ज्यादा बीजेपी से 5, जेडीयू से 2, आरजेडी से 2 और कांग्रेस से 3 विधायक हैं। अब जरा वोटिंग पैटर्न की बात करें। बिहार में वोटिंग पैटर्न कैसा, इसकी बात करें तो यह साफ यहां पर दिखता है कि ब्राह्मण और ठाकुर वोट एक पार्टी विशेष को जा रहे हैं, ज्यादातर उसके परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। जैसे कि 2020 का ये बिहार का विधानसभा चुनाव देख लीजिए। अब यहां देखिए राजपूत वोटों का हम यहां पर जिक्र करें तो एनडीए जिसमें बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां शामिल हैं उसको 55% वोट जा रहा है, जबकि महागठबंधन को केवल 9% वोट गया 2020 में राजपूतों का। अब इसी पर ब्राह्मणों का अगर हम आपके सामने यहां पर परसेंटेज रखें, ब्राह्मण के 52% वोट एनडीए को और महागठबंधन को उससे बहुत कम 15% वोट ही महागठबंधन को मिलते हैं। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, वहां राजपूत और ब्राह्मण वोट बैंक काफी मायने रखता है। वो भी आप देखिए क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन है। राजस्थान में 9% राजपूत हैं और इस वर्ग में 3 लोकसभा सांसद हैं और तीनों ही बीजेपी से हैं। ब्राह्मण 7% हैं और इस वर्ग से 2 लोकसभा सांसद हैं और दोनों ही बीजेपी से हैं। आइए आपको उत्तर प्रदेश का भी एक गणित दिखा देते हैं जल्दी से। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ठाकुर वोटों का गणित समझिए। उत्तर प्रदेश में 7% राजपूत वोट हैं। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 7 सांसद ठाकुर वर्ग से आते हैं, जिनमें बीजेपी के 6 और समाजवादी पार्टी के 1, जबकि दूसरी तरफ ब्राह्मण आबादी यूपी में 10% है, जिनके 11 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 10 और 1 ब्राह्मण सांसद बीएसपी के हैं। ब्राह्मण ठाकुर राजनीति का असर मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में 6 से 7% राजपूत वोटर हैं, जिनके करीब 3 सांसद एमपी में हैं। सभी बीजेपी सांसद सभी ठाकुर सांसद बीजेपी के हैं, जबकि ब्राह्मण वोटों की संख्या 6% है, जिनके 2 सांसद हैं और वो भी बीजेपी के हैं। प्रोफेसर संजय कुमार, अब ये जो आप देखते हैं सर, ये पूरा जो जातीय गणित है जिसमें हम सवर्ण वोटों की बात करें और कैटेगोरिकली अगर ब्राह्मण और इन राजपूत वोटों की बात करें, क्या ये समाज में या कहें इस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इतना डोमिनेंस रखते हैं कि ये किसी की भी सरकार गिराएं, किसी की भी सरकार बनाएं, और क्या इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि ये किसी की सरकार गिरा सकते हैं और किसी की सरकार बना सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, क्या ये पॉलिटिकली डोमिनेंट हैं? आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, चाहे वो वोटिंग पैटर्न हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन हो, कि ब्राह्मण और राजपूत जाति से कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, अपने आप में बताता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस उनका बना हुआ है। आपने उनके परसेंटेज का जिक्र किया कि उनकी आबादी कितनी अलग अलग राज्यों में, साफ दिखाई पड़ता है कि उनकी आबादी तो इतनी बड़ी नहीं है। यस, यूपी में अगर देखें तो 10% ब्राह्मण की बात की जाती है कि लगभग 10% है, लेकिन तमाम राज्यों में अगर राजपूत और ब्राह्मणों की बात करें तो 4%, 5% है। लेकिन अगर विधानसभा और लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन देखें तो उनके अनुपात से कहीं ज्यादा है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस इनका बना हुआ है, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये सरकार गिरा सकते हैं, बना सकते हैं। तो सारी, और दूसरी बात यह है, तमाम हम जातियों की का जिक्र करते हैं, ओबीसी की चर्चा हो रही है आजकल, लेकिन जब हम ओबीसी की चर्चा करते हैं तो उसके अंदर में तमाम जातियां हैं। ये दोनों स्पेसिफिक जाति है। ब्राह्मण कटिंग अक्रॉस कंट्री पूरे देश भर में नजर आते हैं। साउथ की बात कर ले, नॉर्थ की बात कर ले, ईस्ट वेस्ट, हर जगह। आप असम की बात करें वहां भी ब्राह्मण होंगे, गुजरात में बात करें वहां भी ब्राह्मण होंगे, साउथ की बात करें वहां भी ब्राह्मण है। राजपूत अलग अलग नाम से जाने जाएंगे, लेकिन देश के हर कोने में दिखाई पड़ते हैं और इनको अपनी जाति के प्रति आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग है। हम ब्राह्मण्स हैं, वो अपने आप को सुपीरियर भी समझते हैं अगर सोशल हायरार्की की बात करें तो, और सोशल हायरार्की में ऊपर है। तो इसी के लिए ये गोलबंद ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। और इन मुद्दों पे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गोलबंदी हुई है, तो इस तरह से गोलबंद दिखाई पड़ते हैं। इसी के लिए राजनीति में उनकी हैसियत बड़ी दिखाई पड़ती है।